बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की और इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यूनिट 4 स्टूडेंट आपके पास है सेट्स। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे सेट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है ये देखेंगे और इसके बाद सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे और इसके बाद जो टाइप्स ऑफ सेट है वो क्या क्या है, तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट्स को डिफाइन करते हैं कि सेट्स होते क्या है। सेट्स की डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड distinct objects is called सेट। कलेक्शन कहते हैं बहुत सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करने को। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कलेक्शंस की फॉर्म में है स्टूडेंट। जैसे मैं लेट्स सपोज कहता हूं ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक ग्रुप, तो ये आपके पास एक कलेक्शन है। इसी तरीके से मैं कहता हूं लेट्स सपोज कलेक्शन ऑफ चेयर्स, यानी चेयर्स की कलेक्शन, तो उसमें एक चेयर नहीं होगी बल्कि 10, 15, 20 ज्यादा चेयर होंगी, एक से ज्यादा चेयर होंगी, तो हम कहेंगे ये कलेक्शन ऑफ चेयर्स है। इसी तरीके से स्टूडेंट पाइल ऑफ बुक्स कहें तो उसमें आपके पास एक से ज्यादा बुक्स होंगी। तो इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो कलेक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे सेट्स की डेफिनेशन है कि a collection of well-defined and distinct objects is called set, यानी एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल हो तो उसको हम सेट्स कहते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर दो चीजें हैं, एक है वेल डिफाइंड है, दूसरी चीज है डिस्टिंक्ट है। तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि वेल डिफाइंड किससे कहते हैं और डिस्टिंक्ट किससे कहते हैं। वेल डिफाइंड कहते हैं स्टूडेंट वाज़े एशिया को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। यानी जब आप किसी से कोई कन्वर्सेशन करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, तो आप अपने जुमले ऐसे इंतखाब करते हैं कि जो सुनने वाला है उसको आपकी बात जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ रही हो, तो हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड सेंटेंस है, क्योंकि जो मैसेज कन्वे करना था, उसने जो हमें पैगाम देना था, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया है। यानी वेल डिफाइंड कहेंगे वाज़े एशिया को और डिस्टिंक्ट कहेंगे डिफरेंट को, यानी मुख्तलिफ को। डिफरेंट इन अदर वर्ड्स डिस्टिंक्ट को इंग्लिश में डिफरेंट भी कहते हैं और उर्दू में कहेंगे तो ये किस चीज के लिए होता है, मुख्तलिफ के लिए होता है। यानी एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो उसमें, यानी जो उस कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हों और वो वेल डिफाइंड भी हो, यानी वाज़े तौर पे बयान की गई हो, तो फिर ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक सेट लिखता हूं, सेट ऑफ क्रिकेट टीम। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं क्या ये सेट है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी वाज़े तौर पे बयान नहीं किया गया है कि किस क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है। तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे। किस बुनियाद पे नहीं कहेंगे? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़े तौर पे बयान नहीं हुआ है कि किस क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है। लेकिन मैं इसकी जगह ये कहूं कि सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम,
तो अब यहां पे देखें कि ये हम इसको सेट मानेंगे। क्यों सेट मानेंगे? क्योंकि अब किस क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है वो हमें पता चल गया है कि यहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है। तो इट मींस कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम कहेंगे ये क्या है, आपके पास ये सेट है, इट इज अ सेट। अब स्टूडेंट, अब इस सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होंगे, यानी जो प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो इस सेट के ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। जैसे मैं अगर इस सेट्स के ऑब्जेक्ट्स लिखता हूं तो लेट्स सपोज उसमें बाबर आजम आता है, और उसमें लेट्स सपोज इसी तरीके से शाहीन अफरीदी आता है, शाहीन अफरीदी आता है, और इसी तरीके से जितने भी क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर जो हैं वो इस सेट्स के क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। जैसे आप और भी कोई नाम ले सकते हैं कि फर्ज करें शाहिद अफरीदी है, शुएब मलिक है, तो ये सारे क्या है आपके पास पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। शुएब मलिक है, ये जो प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अब डेफिनेशन में उसने कहा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड भी हो, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी और उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट बाबर आजम और शाहीन अफरीदी है तो ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इनकी शक्लें देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन बाबर आजम है, कौन शाहीन अफरीदी है, कौन शुएब मलिक है। तो इट मींस के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी ये प्लेयर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो कलेक्शन है ये क्या है, सेट्स है। अब यहां पे सेकंड बात ये है स्टूडेंट कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। अब देखें, जस्ट सपोज मैं अगर आपको कहूं कि ये जो सेट है, सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है इसको रिप्रेजेंट करो, तो हमेशा याद रखें कि सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, यानी sets are represented by capital letters of English alphabets. Sets are represented by capital letters of English alphabet. English alphabets आपके पास है A, B, C से लेकर Z तक जो है अल्फाबेट्स, दीज आर इंग्लिश अल्फाबेट्स। हमेशा किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, और अगर इस सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मैंने रिप्रेजेंट करना हो एक्स से, तो लेट्स सपोज फिर इसको मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई और अल्फाबेट यूज करता हूं टू रिप्रेजेंट दिस सेट, तो उसके लिए मैं लेट्स सपोज अगर इसको बी से रिप्रेजेंट करता हूं सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, तो फिर मैं कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम कभी भी सेट को स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं लेट्स सपोज एक और सेट लिखता हूं, सेट ऑफ वॉवल्स लिखता हूं, यानी जो वॉवल्स है उनका सेट लिखता हूं। अब मैं अगर सेट ऑफ वॉवल्स को किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो हमेशा मैं इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे मैंने यहां पे सेट ऑफ वॉवल्स को कैपिटल ए से शो किया है, और जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स हैं and sets are represented by capital letter of English alphabets
एंड ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट, इनको इन अदर वर्ड्स एलिमेंट ऑफ द सेट्स भी कहते हैं, या इनको हम मेंबर ऑफ द सेट्स भी कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड by small letters of English alphabets. Small letters of English alphabets. और जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स हैं या एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं या मेंबर ऑफ द सेट्स हैं, उनको हमेशा स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं जो सेट ऑफ वॉवल्स हैं इसको इनके ऑब्जेक्ट्स लिखता हूं या इनके मेंबर्स या इनके एलिमेंट्स लिखता हूं, तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स हैं वो ए ई आई ओ यू है। तो इट मींस के इस सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेंबर है वो ए ई आई ओ यू है। तो ये जो ए ई आई ओ यू ये है, इनको हमेशा हम किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखेंगे। यानी इनको अगर कोई बच्चा जो है वो कैपिटल लेटर में लिखता है, लेट्स सपोज जो ऑब्जेक्ट्स का सेट है उसको वो ए ई आई ओ यू इस तरीके से लिखता है, यानी कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से लिखता है, तो एग्जामिनर इसको क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा। क्योंकि याद रखना है हमेशा जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन सेट्स को एज अ होल जो है वो कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ सेट क्या क्या है। यानी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ सेट है उसमें इनफाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है। यानी जो टाइप्स ऑफ सेट है उसमें हमने ये पढ़ना है, सबसे पहले फाइनाइट सेट का पढ़ना है, और फिर सेकंड हमने डेफिनेशन पढ़नी है इनफाइनाइट सेट की, और थर्ड हमने डेफिनेशन पढ़नी है सिंगलिटन सेट की, और फोर्थ डेफिनेशन यहां पर हमने पढ़नी है नल सेट की या एम्प्टी सेट की। यानी नल सेट भी कहते हैं और इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं। यानी फाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, किसको फाइनाइट सेट कहेंगे? A set having limited or finite number of elements, finite number of elements is called finite set। यानी एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लिमिटेड हो, यानी काउंटेबल हो, गिन सकते हो हम, तो फिर ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट। यानी अ सेट हैविंग लिमिटेड, लिमिटेड कहते हैं स्टूडेंट महदूद को, यानी जो गिने जा सकते हो, और फाइनाइट, फाइनाइट भी महदूद को कहते हैं या जो गिने जा सकते हो, जो काउंटेबल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे लेट्स सपोज मैं सेट ए लिखता हूं, ए ई आई ओ यू। अब ये जो आपके पास सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स है। इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आप काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे कि जो सेट ए जो है ये एक फाइनाइट सेट है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं? अब इस सेट को हमने क्या नाम दिया है? कैपिटल ए से शो किया है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने लिखना हो तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एन लिख के ब्रैकेट में ए लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए,
और ये किस चीज को शो करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए लिखेंगे। और इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 1 2 3 4 5 है। तो इट मींस कि ये जो सेट ए जो है ये एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है, यानी 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से और भी सेट्स हैं। लेट्स सपोज मैं अगर सेट बी लेता हूं 7 8 9 6 4 लेता हूं। अब ये जो सेट्स भी है इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये फाइनाइट है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। अगर आप कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड कर दें 11, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इस n ऑफ b मींस कि कितने हैं, 7 है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, यानी गिने जा सकते हैं, तो हम कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट वो होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अनकाउंटेबल हो, यानी अ सेट having unlimited or infinite or uncountable, ये तीनों नाम दे सकते हैं। आर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मींस कि जो गिने नहीं जा सकते हो, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो गिने नहीं जा सकते हो। और इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, तो हम उस सेट्स को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे आपके पास लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूं सेट V इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टार्स है, यानी जो स्टार्स है आसमान में जो सितारे हैं उनका सेट। अब सेट ऑफ स्टार्स जो है वो इनफाइनाइट है, हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इट मींस कि ये आपके पास एक इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से मैं लेट्स सपोज सेट n लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेता हूं, यानी नेचुरल नंबर वो होते हैं जो आपके पास किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से ऑनवर्ड ये चलते जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 7 8, इसके बाद 100 10,000 लाख 10 लाख ट्रिलियन तक ये जाएगा। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है ये अनकाउंटेबल है, यानी ये गिने नहीं जा सकते हैं। तो इट मींस कि ये क्या होगा, आपके पास इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से सेट ऑफ लीव्स या सेट ऑफ लीव्स ऑन द ट्री इन द पाकिस्तान, वो भी एक इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ फिशेस इन सी और वाटर, तो या इन वर्ल्ड कहेंगे तो वो भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये सारे सेट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है सिंगलिटन सेट्स की, यानी सिंगलिटन सेट्स क्या होता है हमने यहाँ पे ये देखना है। थर्ड टाइप हमारे पास है सिंगलिटन सेट है, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता हो, इज कॉल्ड सिंगलिटन सेट। अगर किसी सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलिटन सेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेट x लेता हूं 3। अब यहाँ पे देखें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x कितने हैं, 1 है, एक ही एलिमेंट आता है, तो इसको हम कहेंगे इट इज अ सिंगलिटन सेट। इसी तरीके से सेट y लेता हूं, लेट्स सपोज 345 लेता हूं, तो अब ये जो 345 है ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। अगर मैं इसके बीच में इन 3 4 5 के बीच में कॉमा का यूज करूं तो फिर ये 3 एलिमेंट कंसीडर होंगे, लेकिन 345 एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। इट मींस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y कितने हैं, 1 है, तो ये आपके पास क्या होगा, एक सिंगलिटन सेट होगा।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है, यानी जो 4 टाइप ऑफ सेट है वो है एम्प्टी सेट है, या इसको हम कहते हैं नल सेट कहते हैं। तो नल सेट या एम्प्टी सेट किससे कहते हैं, ये हमने नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है। एम्प्टी सेट ये होता है कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, यानी अगर किसी सेट्स में कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी कहते हैं। और एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, या हम इसको इस सिंबल के साथ, ये ग्रीक अल्फाबेट है ये सिंबल, और इसको पढ़ा जाता है फाई, यानी किसी भी एम्प्टी सेट को आप फाई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, या सिंपली क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इसके एग्जांपल में लेट्स सपोज मैं सेट ए लेता हूं, सेट ऑफ लिविंग फिश, सेट ऑफ लिविंग फिश आउट ऑफ वाटर, सेट ऑफ लिविंग फिश आउट ऑफ वाटर, यानी जिंदा मछलियों का सेट पानी से बाहर। और हमें पता है कि पानी से बाहर कोई मछली भी जिंदा नहीं होती है, रह भी नहीं सकती है। तो इट मींस कि सेट ऑफ लिविंग फिश आउट ऑफ वाटर जो है ये एक एम्प्टी सेट है। तो इसको हम लोग जस्ट सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज अ एम्प्टी सेट। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सिंबल क्या होता है, फाई होता है, इसको पढ़ते क्या है, फाई है, ये ग्रीक अल्फाबेट है। तो इससे हम क्या करते हैं, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। नीचे कुछ कलेक्शंस दी गई है, इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं है ये बताना है। अब याद रखना है स्टूडेंट, वो कलेक्शन सेट होगी जो वेल डिफाइंड भी होगी और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी होंगे। यानी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेट्स की, तो हमने पढ़ा था कि एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, यानी वाज़ेह तौर पे बयान की गई हो, और उसके ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट भी हो, तो तब वो सेट्स कहलाती है। पार्ट 1 है ऑल कलर्स इन रेनबो। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं और ये वेल डिफाइंड भी है, और इसमें जितने कलर्स हैं वो सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट भी होते हैं। तो इट मींस कि यस इट इज अ सेट, यानी ये सेट्स की कंडीशंस को पूरी कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक सेट है। पार्ट 2 है कंसोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स स्टूडेंट जो है वो 2 टाइप्स में, 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सेट ऑफ वॉवल्स हैं जो कि ए ई आई ओ यू हैं, और इन सेट ऑफ वॉवल्स के अलावा जितने अल्फाबेट्स हैं सबके सब कंसोनेंट कहलाते हैं। और वो सब जो है कंसोनेंट जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर ये वेल डिफाइंड भी है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। तो हम कहेंगे यस इट इज अ सेट, तो ये भी क्या है, एक सेट है। इसी तरीके से पार्ट 3 है स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यानी जो 6 क्लास के स्टूडेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट भी है और वेल डिफाइंड भी है। तो यस इट इज अ सेट, यानी ये भी एक सेट है, यस। इसी तरीके से वेरी पार्ट 4 है वेरी इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि ये जो वेरी इंटेलिजेंट मींस के बहुत ज्यादा ज़हीन जो एम्प्लॉय है किसी कंपनी के अंदर, उनका सेट है। अब हर एक की राय मुख्तलिफ होती है। कोई कहता है कि
अकरम ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कहता है कि शाहिद ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मतलब हर एक जो है वो हर एक की जो राय है वो एक जैसी नहीं होती है। यानी किसी के नजदीक अकरम ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, किसी के नजदीक शाहिद ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो इट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड ना होने की वजह से इसको हम कहेंगे कि ये नॉट सेट है, यानी ये सेट नहीं है। पार्ट 5 है प्राइम नंबर लेस देन 100, यानी प्राइम नंबर लेस देन 100 कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसके बाद 17 है, अप टू आपके पास 91 तक जितने हैं ये आपके पास सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 100। तो इट मींस कि ये वेल डिफाइंड भी है और ये जो है वो इसके एलिमेंट्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी है। तो हम कहेंगे यस इट इज अ सेट, ये क्या है? सेट है। पार्ट 6 है वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास में जो बहुत ज्यादा मेहनती लड़के हैं उनका सेट। अब इसको भी हम सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें भी हर एक की जो राय है, हर एक का जो व्यू है वो डिफरेंट होता है। यानी किसी के नजदीक जो है वो कोई हार्ड वर्किंग होता है और फिर किसी दूसरे के नजदीक कोई दूसरा स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होता है। तो इट मींस के जो व्यू है, जो राय है, जैसे लेट्स शहजाद मैं कहूँगा वो हार्ड वर्किंग है, तो दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं जो अकरम है वो हार्ड वर्किंग है। तो इसकी वजह से ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से ये सेट नहीं है। तो पार्ट 7 है लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक, यानी यस इट इज सेट, यानी जो मैथमेटिक्स है इसमें जो लेटर्स है उनका सेट। और पार्ट 8 है ऑल आउटकम्स ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन, यानी एक कॉइन को आप उछालते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास दो ही आउटकम्स आते हैं, या हेड आता है या टेल आता है। तो इट मींस के ये भी आपके पास सेट है क्योंकि हेड और टेल एक दूसरे से डिफरेंट भी है और इसके साथ वेल डिफाइंड भी है। तो हम कहेंगे यस इट इज अ सेट। मंथ ऑफ पार्ट 10 है मंथ ऑफ सोलर ईयर। सोलर ईयर कहते हैं जैसे आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त जो है ये सारे जो मंथ हैं ये सोलर मंथ है। तो ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट भी है और ये वेल डिफाइंड भी है, तो ये सेट है। पार्ट 11 है इस्लामिक मंथ ऑफ फास्टिंग, यानी फास्टिंग मींस के रोजा रखने का महीना कौन सा है इस्लाम में? वो है रमजान है। तो रमजान मींस के आपके पास ये क्या होगा? एक सेट होगा बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड and its elements are distinct also, so it is a set। तो ये आपके पास क्या होगा? एक सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है which of the following statements are true, explain your answer, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और अगर ट्रू है तो फिर आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। जैसे पार्ट 1 में लेफ्ट हैंड साइड है 2, 4, 6, 8 अप टू 100 है और राइट हैंड साइड है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है। अब आपने बताना है क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है या नहीं है। अब आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है उसका आखिरी एलिमेंट 100 है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट है। तो इट मींस कि ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? एक फाइनाइट सेट है, यानी इसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे ये 2, 4, 6, 8, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 एंड सो ऑन, यानी इवन नंबर्स का सेट है अप टू सो ऑन है। तो हम कहेंगे कि ये नॉट ट्रू है, यानी ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि इन ऑन लेफ्ट हैंड साइड द सेट इज अ फाइनाइट सेट, द सेट इज अ फाइनाइट सेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एक फाइनाइट सेट है ऑफ इवन नंबर्स, यानी इवन नंबर्स का, और जबकि राइट हैंड साइड पे जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है ऑफ इवन नंबर्स। but on right hand side
द सेट इज द इनफाइनाइट सेट यानी लामहदूद सेट है ऑफ इवन नंबर्स, तो ये आपस में फिर इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से जो पार्ट 2 है आपके पास, इसका वो है 1 3 5 7 है और राइट हैंड साइड पे 7 3 5 1 है, तो यस इट इज इक्वल, यानी ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो याद रखें स्टूडेंट के ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर मींस कि आप 7 को पहले लिखें, 3 को बाद में लिखें, यानी 5 को पहले लिखें या 1 को बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है और जो, तो फिर ये सेट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो बिकॉज इट इज यस इट इज ट्रू, क्यों ट्रू है, बिकॉज बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट्स, यानी दोनों सेट्स में एलिमेंट्स जो है या ऑब्जेक्ट्स जो हैं, बिकॉज बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, यानी दोनों में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम है। तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां तक स्टूडेंट आप देख लें, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।